सो है गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम का इंस्टीट्यूट उज्जैन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा के ऊपर। अनुच्छेद 81 क्या कहता है। तो बहुत कुछ होगा इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले वीडियो में हमने क्या करा था, राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना था कि एक लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए हमको तीन महत्वपूर्ण चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें सबसे पहले आता है हमारे विधायिका, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं, है ना। फिर आता है हमारा कार्यपालिका, इसमें सारी कैबिनेट जो मंत्री परिषद होती है वो होते हैं। और तीसरी है हमारी न्यायपालिका। तो ये तीनों मिलकर एक क्या होते हैं, शासन के अभिन्न अंग है, जो क्या करते हैं कि लोकतांत्रिक देश को चलाते हैं। फिर पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जो हमारी संसद है विधायिका, इसको विधायिका कहते हैं, लेजिस्लेटिव। इसके दो सदन होते हैं, एक तो हमारा होता है राज्यसभा, दूसरे नंबर पे होता है हमारा लोकसभा, है ना। संसद का अनुच्छेद का वर्णन क्या है, तो अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा का वर्णन जो है अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 81 में। तो आज हमको पढ़ना है लोकसभा के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, राज्यसभा के बारे में, कि राज्यसभा जो है एक उच्च सदन है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से इसको जाना जाता है। इसके सदस्य संख्या की बात करें तो 245 है वर्तमान में। कार्यकाल राज्यसभा सांसद का 6 साल का होता है और लोकसभा सांसद का होता है 5 साल का। उम्र, अगर आपको राज्यसभा सांसद बनना हो तो आपकी उम्र होना चाहिए 30 से ज़्यादा। तो ये हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। आज हमारा है लोकसभा के ऊपर वीडियो। देखो, राज्यसभा को अगर यहाँ पे उच्च सदन कहते हैं तो लोकसभा को यहाँ पे कहते हैं निम्न सदन। निम्न सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि नंबर 1 पे है राज्यसभा और नंबर 2 पे आती है हमारी लोकसभा, तो ये निम्न सदन है ना। इसका एक और नाम जो है वो है हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आम जनता चुन के जाती है, जो सांसद बनते हैं आम जनता ही रहती है। तो उसका हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। इसके सदस्य संख्या की बात करें तो देखो, अभी 2019 से पहले जो थी ना, इसकी सदस्य संख्या थी 545। 545 इसकी सदस्य संख्या थी, लेकिन वर्तमान में भी 2023 के हिसाब से इसकी सदस्य संख्या है 543। इसमें क्या था, पहले दो एंग्लो इंडियन सीट थी, तो वो क्या हुआ, 2019 के संविधान संशोधन के तहत हटा दी। तो हम पढ़ेंगे क्यों हटाई थी, है ना। कार्यकाल मैंने आपको बता दिया कि 5 वर्ष है। और उम्र जो है, अगर आपको लोकसभा सांसद बनना है तो आपकी उम्र होना चाहिए 25 से ज़्यादा। फिर पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। तो देखो, अनुच्छेद 81 में है लोकसभा का वर्णन। ये निम्न सदन है, प्रथम सदन भी कहते हैं इसको, हाउस ऑफ पीपुल्स भी कहते हैं, क्योंकि आम जनता अपने प्रतिनिधियों को इसमें चुनकर भेजती है, इसके लिए हाउस ऑफ पीपुल्स कहते हैं। लोकप्रिय सदन भी, क्योंकि जनता का प्रमुख सदन है, ये सारी कार्रवाई यहीं से स्टार्ट होती है। सदस्य संख्या की बात करें तो 543 है वर्तमान में, है ना। मैक्सिमम 550 हो सकती है, पर अभी 543 ध्यान रखना आपको। उम्र की बात करें तो 25 वर्ष, और कार्यकाल जो है इसका 5 वर्ष। अब इसमें क्या होता है, 543 कैसे कंप्लीट हो रहा था, तो देखो 530 जो सदस्य है वो 28 राज्यों से इसमें शामिल होते हैं, 530। और बाकी की जो 13 सदस्य बच रहे हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से शामिल होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे 20 क्या लिखा है, तो देखो 20 है ना, मैक्सिमम है, कि मैक्सिमम 20 सीटें केंद्र शासित से हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो है 13 सीटें हैं, अवेलेबल है। फिर ये ऐसे करके तो हमने देखा 530 और ये 13 को जोड़ा तो 543 हो गए, 543। लेकिन ये क्या है कि दो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एंग्लो यूरोपियन इंडियन, है ना। ये वो लोग होते हैं, जैसे कि किसी की मम्मी अगर भारतीय हो और पापा यूरोपीय के हो, तो उनकी जो संतान होगी उनके पास में नागरिकता तो भारत की होगी, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे ही इसका उल्टा भी कर लो, कि अगर पुरुष जो है वो भारत का है और उसकी माता जो है अमेरिका या ब्रिटेन जहाँ की भी हो, उनकी जो संतान होगी, तो ऐसे जो मतलब अनुच्छेद 331 में है, एंग्लो इंडियन भारत यूरोपियन की संतानें हैं जिसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है ना, तो उनको क्या है, 2 सीटें उनके लिए रिजर्व है लोकसभा में। लेकिन फिलहाल ये बहुत टाइम से ये पद खाली था, इस चक्कर में क्या करा मोदी सरकार ने, 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको हटा दिया। अभी ऐसा करके अब जो सीट है ना, वर्तमान में 543 सीट बची हुई है। अब क्या है, 1971 जनगणना द्वारा 545 सीटों का निर्धारण किया गया है ना। 2001 का 84वां संविधान संशोधन, 2026 तक हर राज्य व केंद्र शासित में 547 सीट रहेगी लोकसभा की। लेकिन वर्तमान में एंग्लो इंडियन सीट घट जाने के कारण अब सीटों की संख्या जो है कितनी, 543 बची है। ये आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से। अब निर्वाचन प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं, तो लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। चुनाव की बात करें तो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा है। प्रत्यक्ष मतदान क्या होता है, देखो
जिसको हम लोकसभा के जो चुनाव होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रतिनिधि रहते हैं, जो हमारे सांसद रहते हैं, तो सांसद को क्या करते हैं हम डायरेक्ट वोट जाके देते हैं। वो जो होता है प्रत्यक्ष मतदान होता है। और अप्रत्यक्ष मतदान से किन को चुनते हैं? तो राज्यसभा के सांसदों को। और कौन चुनता है? तो विधायक चुनते हैं, ध्यान रखना, है ना। चुनाव जो होता है वयस्क मताधिकार प्रणाली, वयस्क मताधिकार मतलब ये है कि जो व्यक्ति 18 से ऊपर होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, वो वयस्क हो जाता है। उसमें सोचने समझने की क्षमता आ जाती है कि हाँ, जो हमारा प्रतिनिधि है हमको कैसा चुनना है। तो इसीलिए इसको हम व्यस्त मताधिकार प्रणाली भी कहते हैं। हाँ, आयु की बात करें तो पहले 21 थी, वर्तमान में 18 वर्ष हो गई है। 1989 61वां संविधान संशोधन इसको सार्वभौम मताधिकार, मतलब ये कि जाति, लिंग, वर्ण और इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जो व्यक्ति 18 से ऊपर है, अगर उसका मतदाता सूची में नाम है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? सांसदों को और विधायकों को वोट दे सकेगा। इसको ये कहते हैं सार्वभौम मताधिकार। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए जो भी हो लोकसभा सांसद। उम्र हो या 25 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं, इसका तात्पर्य है कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव कैसा होता है। देखो, अभी हमने पढ़ा कि सांसदों का चुनाव कैसा होता है लोकसभा में। अब लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है कि जो 543 जो सीट है, उसमें से कोई एक जो रहता है ना अध्यक्ष बनता है, तो उसका चुनाव कैसे होता है? तो उसका चुनाव का जो वर्णन है अनुच्छेद 93 में, है ना। अनुच्छेद 93 ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। लोकसभा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत मैंने आपको बताया कि 51% वोट चाहिए इसके लिए। जैसे कि कुल मिलाकर अगर एक उदाहरण के तौर पे समझ लो कि अगर 100 सीटें हैं, 100 में से 51 लोगों ने अगर बोल दिया कि हाँ, इस व्यक्ति को हमको अध्यक्ष बनाना है, तो वो होता है साधारण बहुमत। मतलब कम से कम 543 अगर सीटें हैं, तो 265 लोगों को एक व्यक्ति के पक्ष में मतदान करना पड़ेगा, तो होगा साधारण बहुमत, है ना। तो साधारण बहुमत द्वारा ही किसी को अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष बनने पर क्या होता है? संसद सदस्यता जो रहती है वो बनी रहती है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, जब राज्यसभा सभापति का, तो जैसे ही कोई व्यक्ति राज्यसभा का सभापति बन जाता है, तो उसकी क्या होता है? सीट खाली हो जाती है। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति सांसद जो रहता है वो अध्यक्ष बन जाता है, तो भी उसकी सीट खाली नहीं होती। उम्र की बात करें तो 25 वर्ष होना चाहिए, और कार्यकाल मैंने आपको बता दिया 5 वर्ष, ये तो रट ही लेना आप लोग। लोकसभा अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री का दर्जा और वेतन भत्ते उसकी उसी के समान प्राप्त होते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को जितने वेतन और भत्ते प्राप्त रहते हैं, उन्हीं उनका बिल्कुल सेम होता है लोकसभा स्पीकर को। इनके शपथ की बात करें तो शपथ इनको दिलाता है प्रोटेम अध्यक्ष। ये प्रोटेम अध्यक्ष क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। क्या होता है कि जब ये चुन के आते हैं तो उनकी शपथ के लिए क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति रहता है एक प्रोटेम अध्यक्ष को नियुक्त करता है। प्रोटेम अध्यक्ष जो रहता है ना, उन्हीं सांसदों में से एक रहता है जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ नेता रहता है। तो वो बनता है एक दिन के लिए प्रोटेम अध्यक्ष, और वो जो रहता है ना सारे सांसदों की शपथ दिल ग्रहण करवाता है। त्यागपत्र जो रहते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष त्यागपत्र अपना उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, और लोकसभा के जो उपाध्यक्ष रहते हैं वो अपना त्यागपत्र देते हैं अध्यक्ष को। अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा उपाध्यक्ष जो है लोकसभा सदस्यों में से साधारण बहुमत द्वारा ही चुने जाएंगे। जैसे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है ना, ठीक वैसे ही लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है। अब ये जो है ना, ये भी संसद के सदस्य बने रहते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष जो रहते हैं सचिवालय बजट समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि लोकसभा उपाध्यक्ष रहते हैं कौन सी बजट समिति के अध्यक्ष है, तो सचिवालय बजट समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, याद हो गया आपको। आगे बढ़े। इनकी शपथ मैंने आपको बता दिया, प्रोटेम अध्यक्ष दिलवाते हैं, है ना, सामान्य सदस्य के रूप में। इनको ऐसा नहीं कि मैं जैसे कि शपथ होती है ना कि मैं हूँ कोई भी एबीसी व्यक्ति अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए ये शपथ ग्रहण करता हूँ, तो ऐसा नहीं। इनको संसद के सामान्य सदस्य के रूप में शपथ दिलवाते हैं कि मैं सामान्य संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता हूँ। कोई व्यक्ति खुद को डिक्लेयर नहीं करेगा कि मैं अध्यक्ष हूँ या उपाध्यक्ष, है ना। त्यागपत्र की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि देखो, जो अध्यक्ष रहता है वो उपाध्यक्ष को देता है, और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष रहता है वो अपने अध्यक्ष को देता है। फिर इनमें क्या होता है, एक महासचिव भी होता है। महासचिव जो मैंने आपको बताया प्रशासनिक रहता है, आईएएस अधिकारी रहता है, उसकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के प्रति जिम्मेदार होता है ना। वहाँ राज्यसभा में भी हमने पढ़ा है कि वहाँ पे भी एक प्रशासनिक जो रहता है आईएएस सचिव रहता है ना, तो वैसा ही लोकसभा में भी रहता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 94 कहता है
लोकसभा अध्यक्ष, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद मैंने आपको बताया ना, अनुच्छेद 94, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में साधारण बहुमत द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटा दिया जाता है। जैसे इनका चुनाव होता है ना कि इतने पर 51% लोग बोल रहे हैं कि हाँ इस व्यक्ति को हमको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाना है, ठीक वैसे हटाने के लिए भी इनको ये लोग बोलेंगे कि इन व्यक्ति को हटाना है। लेकिन क्या है, हटाने से पहले 14 दिन पूर्व इनको सूचना देनी पड़ती है कि अब आप लोग आपका बोरिया बिस्तर बांध लो, हम आपको हटा रहे हैं। वैसे कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, पर ये ऐसा है ना। लोकसभा अधिवेशन की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा अधिवेशन आहूत किए जाते हैं। ये शब्द ध्यान रखना, आहूत, है ना। राष्ट्रपति द्वारा अधिवेशन आहूत किए जाते हैं, लेकिन अधिवेशन का संचालन कौन करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर करते हैं। लोकसभा स्पीकर ही लोकसभा अध्यक्ष कहलाते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। दो अधिवेशन के मध्य 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे एक साल में 3 सत्र चलते हैं हमारे, तो वो है कि दो अधिवेशन के मध्य 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। कोरम मतलब होता है गणपूर्ति। तो गणपूर्ति क्या होती है कि अधिवेशन में कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित होना जरूरी है। अगर इससे कम होते हैं तो सभा जो रहती है निरस्त मानी जाती है। जैसे कि 543 सदस्य हैं, तो 543 का 1/10 होता है 54 सदस्य। तो अगर 54 सदस्य से ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे कार्यवाही में संसद की, तो ही जाके कोई सभा सभा मानी जाएगी, वरना वो सभा निरस्त हो जाएगी। कुछ अन्य तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं हम। अनुच्छेद 334 कहता है एससी व एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनकी जो आरक्षित सीटें हैं 2020 तक यथावत रहेगी, है ना। ये एक संविधान संशोधन था, 2009 का 95वां संविधान संशोधन। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2020 तो निकल गया, तो क्या हुआ, इसमें चेंजेस करके वापस से अपडेट करा और एक और संशोधन करा, जिसके तहत क्या हुआ कि सीटें जो है एससी की, शेड्यूल कास्ट की 84 और शेड्यूल ट्राइब्स की 47 है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में फिर से करा, 2009 के बाद में 10 साल बाद 2019 तक फिर से करा। 2030 तक अब जो सीटें रहेगी ना उनमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। मतलब 2000 सीटें जो है ना यथावत बनी रहेगी, एससी की 84 और एसटी की 47 लोकसभा में। 1951 का संसद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि संसद सदस्यों की अयोग्यता, अगर कोई व्यक्ति 2 वर्ष से अधिक सजा प्राप्त है तो वो संसद सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। अब ये कहने की बातें हैं, कुछ लोग क्या करते हैं जेल से चुनाव लड़ लेते हैं, है ना। पर आपको ध्यान रखना है कि कोई दो व्यक्ति किसी भी रेप केस में या मर्डर केस में या कुछ भी केस में 2 साल से अधिक का कारावास प्राप्त है तो उसको संसद सदस्यता के लिए अयोग्य होगा, वो कभी चुनाव नहीं लड़ सकता वो। अनुच्छेद 101 कहता है, अनुच्छेद 101 ध्यान से देखना, 60 दिनों तक कोई संसद का सत्र अगर संचालन में वर्तमान में और 60 दिनों तक कोई भी सांसद हुआ बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है बहुत दिनों तक, 60 दिनों तक, है ना, तो उसकी क्या है सदस्यता निरस्त हो सकती है। और अगर वो शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में मतदान करता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगाते हैं। जुर्माना कितने का, देखो 500 रुपये का जुर्माना, ठीक है, बहुत बड़ा जुर्माना है ये। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि अनुच्छेद 105 भी है। अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद सदस्यों के विशेषाधिकार सिविल या दीवानी मामले, धन संपत्ति में इनको क्या गिरफ्तारी से छूट है। अब देखो 2 प्रकार के मामले होते हैं, एक सॉरी 3 प्रकार के मामले होते हैं। एक तो होते हैं सिविल या दीवानी मामले, ये एक ही शब्द है, सिविल मामले। दूसरे नंबर का होता है राजस्व के मामले, है ना, जमीन वगैरह से संबंधित। और तीसरा होता है फौजदारी मामले। अब सिविल मामले क्या होते हैं, आय और संपत्ति से संबंधित होते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर से। अगर कोई व्यक्ति है उसकी आय से ज़्यादा संपत्ति है तो इससे मामले में क्या होता है, सांसदों को गिरफ्तारी से छूट है। दूसरे नंबर का मामला आता है राजस्व का, जो भूमि से संबंधित है। और तीसरे नंबर का मामला है फौजदारी मामले। फौजदारी मामले मतलब होते हैं अगर उस सांसद ने किसी की हत्या करवा दी हो, किसी का रेप करवा दिया हो या कर दिया हो, तो ऐसे जो फौजदारी मामले रहते हैं, या किसी को ठोक दिया हो गाड़ी से कुछ भी, तो ऐसे मामलों में क्या होती है, इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और सब कहने की बातें हैं, देखो अभी वो पहलवान, वो उनके ऊपर वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो है, पॉस्को एक्ट लगा हुआ है, फिर भी उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो सब कहने की बातें वे हम पढ़ते हैं फिर भी। देखो संसद सत्र के 40 दिन पूर्व या 40 दिन बाद गिरफ्तारी से छूट है।
अगर कोई संसद सत्र वर्तमान में संचालित है उसके 40 दिन पहले से और संसद सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक क्या है कि इनको गिरफ्तारी से छूट है। किंतु फौजदारी, मैंने समझा ना, आपराधिक मामले जो रहते हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार वगैरह जो भी है, ऐसे मामलों में, और राजस्व, अगर किसी की जमीन हड़प ली हो, किसी को धमकाया हो, तो ऐसे राजस्व के जो मामले रहते हैं, इनमें क्या होता है कि ये लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। पर किसके कहने पे करता है? निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना, इनकी अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, लेकिन निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 75 कहता है, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 75, इसको याद रखना। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको होता है? तो राष्ट्रपति का। देखो, जो आहूत करता है ना लोकसभा के अधिवेशन, वो ही भंग करता है। तो आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। और भंग भी करता है राष्ट्रपति। लेकिन भंग किसके कहने पर करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग करता है। अभी तक कुल 8 बार लोकसभा भंग हो चुकी है। लोकसभा भंग मतलब ये है कि भंग खा के नहीं बैठते लोग। लोकसभा भंग मतलब होता है कि अपना कार्यकाल क्या तुरंत रोक देते हैं, मतलब कार्यकाल नहीं, कार्यवाही तुरंत रोक देते हैं, सॉरी, है ना। घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। आपातकाल के समय अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपातकाल लग जाता है, देश पे कोई भारी आक्रमण होता है या अंदर आंतरिक विद्रोह होता है, तो आपातकाल के समय क्या है कि संसद जो रहती है, लोकसभा का कार्यकाल बिना चुनाव के भी, इसे तो 5 वर्ष है, पर 1 वर्ष एक्स्ट्रा में भी बढ़ा के चल सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब राज्यों से लोकसभा सीटों की भी चर्चा करते हैं। तो सीटों की बात करते हैं, सबसे पहले है हमारा उत्तर प्रदेश। इसमें कुल सीटें जो लोकसभा की 80 है, सर्वाधिक है ये पूरे राज्यों में। जितने भी भारत के राज्य, सब में से सबसे ज़्यादा 80 सर्वाधिक आय में उत्तर प्रदेश में। अब इसमें जो शेड्यूल कास्ट की जो सीट है, अनुसूचित जाति की, 17 है, और एसटी की इसमें उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं है। फिर महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीट है ना, वो 48 है, 48 है। ध्यान रखना आप लोग, 48 महाराष्ट्र। फिर हाँ, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की 42 है, ममता दीदी का क्षेत्र है ना, वहाँ से लोकसभा की सीटें कितनी? 42 है। बिहार से तो 40 ही है ना। फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में देखो, लोकसभा सीटें ना 29 है। तो राज्यसभा सीटें कितनी है, ये आप लोग कमेंट में बताना, है ना। अब 29 सीटों में जो लोकसभा की आरक्षण सीटें जो मध्य प्रदेश में है ना, अनुसूचित जाति की वो 4 है, और अनुसूचित जनजाति के 6। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात में लोकसभा सीटें हैं 26, राजस्थान में है 25, छत्तीसगढ़ में 11, जम्मू कश्मीर में है 6, तेलंगाना में है 17, आंध्र प्रदेश में है 25, केरल में है 20। हो सके तो इनको लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। तमिलनाडु में 39 है, कर्नाटक में 28 है। अब मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल, इसमें है केवल 2। इनको मिलाकर नहीं, इन सब में 2-2 है, मतलब ऐसा है ना। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं, और जितने भी जो केंद्र शासित प्रदेश है, सब में क्या 1:1 का रेशो है। एक केंद्र शासित प्रदेश में एक सीट है। अब SC SC सीटों में आरक्षण किन किन राज्यों में SC ST सीटों को आरक्षण नहीं दिया गया है? तो वो है सबसे पहले जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा और नागालैंड। इनमें क्या है कि SC ST सीटों को आरक्षण नहीं मिला है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो गणेश मावलंकर जी हैं। है नहीं मतलब थे, है ना। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलंकर। लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर थे। तो इसके बाद में प्रथम लोकसभा का कार्यकाल था 17 अप्रैल 1992 से लेकर 4 अप्रैल 1997 तक, है ना। 1952 से लेकर 1957 सबसे पहली लोकसभा का कार्यकाल। तो उसके बाद में वर्तमान में 17वीं लोकसभा कार्यरत है ना। और इसके जो अध्यक्ष है वो है ओम बिरला। उपाध्यक्ष अभी तक लोकसभा को मिला ही नहीं है, 17वीं लोकसभा को। तो अपन को अध्यक्ष ध्यान देना है कि ओम बिरला इसके अध्यक्ष है। अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है लेह लद्दाख का है ना। जम्मू कश्मीर में पड़ता है जो लोग, है ना। फिर उसके बाद में, सॉरी, अब जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता है, अब तो लद्दाख जो है एक यूनियन टेरिटरी है ना। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है वो है चांदनी चौक दिल्ली में। यहाँ पे क्या है कि है तो एरिया छोटा, लेकिन मतदाता की बात करें तो सर्वाधिक मतदाता मतदाता यहाँ तक के। तो ये जो वीडियो है हमारा यहाँ तक होने वाला था। अब अगले वीडियो में हम संसद के सत्र को समझते हैं कि बजट सत्र क्या होता है, मानसून सत्र क्या होता है, और संसद के अधिवेशन क्या होते हैं, विधायी प्रक्रिया क्या होती है। तो अगला वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है।
तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में जो लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ में शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।